हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एस्टिमेट एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव सर्वेइंग, जो कि पहला चैप्टर था, बहुत आसान था। पहले चैप्टर में 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक को हम खत्म कर चुके हैं। देखेंगे आधा घंटा का लेक्चर है, उसमें उतना ही है ही, ये आपका लंबा जाएगा। सेकेंड चैप्टर कई दिनों तक चलेगा, देखिएगा, है ना। तो क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्या स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टिमेट क्या होता है। तो बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। क्या हम देखेंगे कि एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट क्या होता है समझिए, है ना। लिख कर बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन मेन है आपको समझना, है ना। एस्टिमेट, एस्टिमेट हिंदी में इसका कई नाम होता है, आकलन होता है, प्राकलन होता है। इंग्लिश में बस एक ही नाम है इसका, एस्टिमेट। अब जैसे कि क्या है कि कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है 2-3 सालों बाद, 2-3 महीने बाद, यानी बनवाना है ना। यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो क्या है भाई, प्रस्तावित है। क्या है आपका, प्रस्तावित है। प्रस्तावित है मतलब कि हो गया कि बनेगा, तब स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो सकता है, ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर रोड हो सकता है, ये स्ट्रक्चर कैनाल हो सकता है, ये स्ट्रक्चर डैम हो सकता है, ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर क्या है, बनना है, वो प्रस्तावित है, तो उससे बनने से पहले उस पे हम देखेंगे कितना खर्चा लग रहा है। उस पे हम क्या देखेंगे, कितना खर्चा लग रहा है। इस खर्चे को ही हम कहेंगे एस्टिमेट। इस खर्चे को ही क्या कहेंगे हम, एस्टिमेट कहेंगे। और एस्टिमेट जो होता है वो क्या होता है भाई, अनुमानित कास्ट होता है। क्या होता है, अनुमानित होता है। क्या होता है, अनुमानित होता है। मतलब क्या कहेंगे आप, क्या इसका डिफिनीशन होगा, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य, प्रस्तावित है स्ट्रक्चर, है ना, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य करना है। प्रस्तावित निर्माण कार्य करने से पहले हम देखेंगे कि उस पर कितना खर्चा लग रहा है, उसका हम एक अनुमान लगाएंगे, एक मेथड के थ्रू अनुमान लगाएंगे, मेथड भी पढ़ेंगे। उस अनुमान को क्या कहेंगे, एस्टिमेट कहेंगे। कि अनुमानित खर्चा को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टिमेट कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा है, किसी निर्माण कार्य को कराए जाने से पूर्व, क्या लिखा है, किसी निर्माण कार्य को कराए जाने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय की किसी स्वीकार्य विधि से यथासंभव मात्रा आंकने को प्राक्कलन कहते हैं। ठीक है, यह अनुमान लिखा कि नहीं, यह क्या लिखा है, यह अनुमान निर्माण के लिए आवश्यक आइटम की मात्रा की गणना करके लगाया जाता है। यहां समझिए क्या कहना चाहता है, यहां समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि भाई अनुमान लगाते हैं उसे तो एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो ये एस्टिमेट है ना, यह जो अनुमान है, निर्माण कार्य के लिए आवश्यक आइटम्स की मात्रा की गणना करके लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब क्या है समझिएगा, जैसे समझिएगा, आइटमों की मात्रा। आइटम मतलब जब आप क्या करेंगे, जब आप मान लीजिए, हम सिंपल बिल्डिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेना आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं अपना। तो घर बनाएंगे, सबसे पहले मिट्टी खोदेंगे। सबसे पहले क्या खोदेंगे भाई, मिट्टी खोदेंगे। तो देखिएगा समझिएगा, फिर हम बात बताना चाहते हैं कि अभी देखिए, अभी हम कम समझाने पर कम ध्यान देंगे ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो सकेगा। हम कई लेक्चरों में, शुरू से ही लेक्चर में बता चुके हैं कि हम आपको ऐसा स्टेट पढ़ाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी एस्टिमेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो हम टाइम लेंगे, चीजों को हम डेप्थ तक जाएंगे। तो घबराना नहीं है कि मतलब कि सिलेबस खत्म करें, ऐसा नहीं है। सिलेबस हम चुटकी में खत्म कर दे, ठीक है, लेकिन मेन मेरा पर्पज है आपको फील दिलाना, कि हाँ फील आना चाहिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो हम दिलाएंगे आपको फील, डोंट वरी। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। देखिए मिट्टी खोद दिए, हम सबसे पहले क्या खोद दिए भाई, मिट्टी खुदाई कर दिए। ठीक है, मिट्टी खुदाई कर दिए, है नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या कर देंगे, मिट्टी की खुदाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते ऐसा जमीन था, जमीन में क्या कर दिया, मिट्टी की खुदाई। देखिए इतना गहरा क्या कर दिया, हम मिट्टी की खुदाई मान ले रहे हैं 1 मीटर गहरा है। ध्यान दीजिएगा, अब जमीन में मिट्टी की क्या हो गई, खुदाई हो गई, ये तो हट गया।
अब देखिएगा जब इसमें आप नींव बनाएंगे तो सबसे नीचे क्या डालते हैं, सबसे नीचे पीसीसी डालते हैं, सबसे नीचे क्या डालते हैं, पीसीसी डालते हैं। उसके बाद ब्रिक मशीनरी करते हैं, उसके बाद ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, बताइए ये दीवार बहुत लंबा होगा, ये दीवार लंबा होगा कि नहीं होगा, ये दीवार भाई लंबा होगा। ये जो फाउंडेशन खोदे हैं ये भी क्या जाएगा आपका, बहुत लंबी जाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा था पीछे, क्या कह रहा था कि आइटमों की मात्रा। अब आइटम क्या है, जैसे कि मिट्टी खुदाई का कार्य, भाई मिट्टी कितना खुदे, इसकी लंबाई ले लेंगे, इसकी चौड़ाई ले लेंगे, इसकी गहराई ले लेंगे। हम कह देंगे कि लंबाई 1, गहराई 2, चौड़ाई 2, गहराई 3, ऐसे रैंडमली ले रहे हैं। हम कहेंगे 6 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर। हम कह देंगे पीसीसी, ये क्या है पीसीसी, हम कह देंगे पीसीसी वर्क कितना हुआ, तो कहेंगे सर पीसीसी और क्या करना है, पीसीसी की लंबाई ले लीजिए 2, पीसीसी की चौड़ाई ले लीजिए 1, पीसीसी की मोटाई ले लीजिए 0.5, तो कितना आ जाएगा आपका 1 क्यूबिक मीटर। हम कह देंगे ब्रिक मशीनरी कितना हुआ, ब्रिक मशीनरी, ब्रिक चिनाई कितना हुआ, तो कह देंगे ब्रिक चिनाई इन फाउंडेशन, कह देंगे आप ब्रिक चिनाई इन फाउंडेशन, लंबाई चौड़ाई मोटाई से गुणा कर देंगे, कह देंगे 6 क्यूबिक मीटर। हम कह देंगे प्लास्टर कितना हुआ, आप कहेंगे प्लास्टर, लंबाई चौड़ाई कर देंगे 5 स्क्वायर मीटर। अब प्लास्टर के स्क्वायर मीटर मापते हैं, सारा चीज हम बताएंगे। यही सारे जितना भी आप अलग अलग वर्क कर रहे हैं यही आइटम है। आइटम नंबर फर्स्ट, आइटम नंबर सेकेंड, आइटम नंबर थर्ड, आइटम नंबर फोर्थ, अभी बहुत आइटम होता है। आरसीसी वर्क होता है, पीसीसी, एलसीसी, डीपीसी, वुड वर्क, पेंट वर्क, बहुत सारे आइटम निकालेंगे। तो आइटम समझ आ गया, आइटमों की क्वांटिटी ज्ञात की है, बाकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का डेटा मिलेगा, घबराना नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई का डेटा मिलेगा, अभी हम एस्टिमेट समझ रहे हैं। तो इन सबका डेटा मिलेगा, क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे कि यह अनुमान निर्माण के लिए आवश्यक आइटमों की मात्रा, देखिए आइटमों की मात्रा हम ज्ञात किए, हम क्या ज्ञात किए आपको, आइटमों की मात्रा ज्ञात किए, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या किसी को स्क्वायर मीटर में मापते हैं तो लंबाई चौड़ाई से गुणा करके हम आइटमों की मात्रा निकालेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वांटिटी की गणना करके लगाया जाता है। तो पैसा की गणना मात्रा ज्ञात करके, ये हम चीजें कल बताए थे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। हम कह देंगे, हम क्या कहेंगे, अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हम तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा हम कह देंगे पीसीसी वर्क जो था वो कितना घन मीटर लगा, 10 घन मीटर। हम कह देंगे लंबाई चौड़ाई मोटाई पीसीसी का निकालेंगे तो आ गया 10। अब 10 घन मीटर में पीसीसी में हम देखेंगे सीमेंट कितना है, हम देखेंगे सीमेंट कितना है, हम देखेंगे बालू कितना है, हम देखेंगे स्टोन का ब्लास्ट कितना है, हम क्या देखेंगे स्टोन का ब्लास्ट कितना है। हम कह देंगे सीमेंट 5 बैग लगा है, हम कह देंगे सैंड 2 क्यूबिक मीटर लगा है, हम कह देंगे जो गिट्टी है 4 क्यूबिक मीटर लगा है। अब बताइएगा एक बैग का कीमत कितना है, मान लेना 400 रुपए, तो 5 बैग का गुणा कर देंगे। 1 घन मीटर का 500 रुपया है बालू का, तो 2 से गुणा कर देंगे। 1 घन मीटर का 1000 रुपया है ना, ये 4 है, तो 4 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2000 रुपये आ जाएगा, ये 1000 रुपये आ जाएगा, ये 4000 रुपये आ जाएगा। 4 2 क्या जाएगा 4 है ना भाई, तो 4 2 6 1 7, हम कह देंगे 7000 रुपये। सीमेंट का रुपए ज्यादा आता है, कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। कितना हो जाएगा 7000 रुपये। तो मटेरियल का कितना लगा, मटेरियल लगा 7000। ऐसे डेटा देखिएगा, इसमें प्लस माइनस गलत होगा तो सोचना नहीं है कि सर को जोड़ना नहीं आता, वो तो हम समझा रहे हैं। अब हम जोड़ने लगेंगे टाइम का वेस्ट होगा, और मेरा पर्पज होता है कम टाइम में ज्यादा कुछ देना है आपको। मेरा पर्पज है कि टाइम को वेस्ट ना करें। तो देखिएगा जोड़ घटाने में कुछ गलत होगा, बाकी हम कैलकुलेटर लेके करेंगे बहुत सारे कैलकुलेशन। मटेरियल का आ गया आपका 7000। अरे लेबर का भी तो कुछ पैसा लगेगा, अब हम लेबर का यहाँ थोड़ी बताएंगे, तो वो तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेबर का हम मान ले रहे हैं 5000 रुपये लगा, और भी कंट्रेक्टर ठेका भी तो लेगा, उसका भी तो 1-2 हजार रुपये मिलेगा। सबको जोड़ देंगे तो हम कह देंगे ऐसे रेंडमली 10,000 रुपये। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी निकाले, और क्वांटिटी के थ्रू हम निकाल लिए कि टोटल खर्चा कितना हो गया, क्योंकि उसको बनाने में मिस्त्री भी लगते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है, देखिए आपको एस्टिमेट समझ आ गया। क्या कहा
कि अनुमानित निर्माण कार्य के लिए आवश्यक आइटमों की क्वांटिटी की गणना करके लगाया जाता है। सबसे पहले क्वांटिटी की गणना करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्वांटिटी में सीमेंट की क्वांटिटी, बालू की क्वांटिटी, गिट्टी की क्वांटिटी। मान ले ब्रिक मशीनरी है तो ब्रिक मशीनरी में सीमेंट की क्वांटिटी देखेंगे, बालू की क्वांटिटी देखेंगे, उसमें गिट्टी नहीं है तो ब्रिक मशीनरी ईंट चिनाई में हम क्या देखेंगे कि ईंटें कितनी लग रही है। तो अलग अलग के लिए अलग, जैसे प्लास्टर वर्क है तो प्लास्टर में ना गिट्टी है ना ईंटें हैं, तो प्लास्टर में हम देखेंगे सीमेंट कितनी है, बालू कितनी है, तो हम सब समझेंगे। ठीक है, अभी हम सब अच्छे से निकालेंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिर क्या करा, प्रस्तावित निर्माण कार्य की नक्शे की सहायता से, अभी हम जो ड्राइंग बनाए थे यहाँ पे नक्शा ही तो है, हमको डिटेल में नक्शा मिलेगा। ठीक है, 3D था, नक्शा मिलेगा। नक्शे की सहायता से प्रत्येक मद की क्वांटिटी की यथासंभव शुद्धता तक गणना करके वर्तमान दरों से गुणा करके पूर्वानुमान लगाया जाता है। जो जो कह रहा है सारा हम करती हैं। देखिए, नक्शे की सहायता से हम कहे थे डेटा आपको मिलेगा, प्रत्येक आइटम की क्वांटिटी की शुद्धता तक गणना करके, क्वांटिटी गणना किए थे, अरे क्वांटिटी गणना किए थे, यही तो क्वांटिटी है। क्वांटिटी की गणना करके वर्तमान दरों से गुणा करके अनुमान लगाया जाता है। मेरे लाल, 400 रुपए प्रति बैग, 400 रुपए एक बोरा सीमेंट का वर्तमान दर ही तो है। एक घन मीटर का 500 रुपया सैंड का वर्तमान दर ही से तो गुणा किए हैं। एक घन मीटर गिट्टी का एक, ये सब गलत है, मतलब कि 1000 रुपए नहीं होगा, 500 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, हम बताएंगे डिटेल में कितना होगा, ये अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेट एनालिसिस में इसको हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान दरों से गुणा करके हमको निकालना होता है। ऐसे मिस्त्री का भी होता है भाई। ठीक है, चलिए लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सामग्री की मात्रा व श्रमिकों की संख्या तथा निर्माण कार्य में लगने वाले समय का भी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जैसे समय का अनुमान कैसे लगाएंगे कि हम जानते हैं समय का अनुमान कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कि एक मिस्त्री रहेगा तो एक दिन में इतना काम करेगा, हमको पता है कितना करेगा। देखिए, बताने को बहुत कुछ है, अभी हम सब इसी में बताने लगेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को मोटे मोटे बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कह देंगे जो एक मिस्त्री है ना, एक मिस्त्री वो एक दिन में जब कंक्रीट जो आरसीसी करेगा 2 घन मीटर करेगा। एक दिन में आरसीसी का कार्य 2 घन मीटर करेगा। तो आपको पता है ना आपको आरसीसी का कितना कार्य कराना है। आपको जल्दी काम कराना है 2 मिस्त्री लगा दीजिए, आपको तो और जल्दी कराना है 3 मिस्त्री। तो समय का भी हम गणना कर लेते हैं क्योंकि हमको पता रहता है कि एक लेबर, एक मिस्त्री एक दिन में कितना काम करेगा। हम समय का भी अनुमान लगा लेते हैं, लगाएंगे, हम सारा लगाएंगे। अभी एस्टिमेट समझ गए हम अच्छे से। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एस्टिमेट की आवश्यकता क्या है। आखिर में भाई मेरे लाल, एस्टिमेट की आवश्यकता क्या पड़ गई, देखिएगा एस्टिमेट की आवश्यकता क्या पड़ गई। यदि मान लेते हैं कि क्या है कि आपकी शादी तय हो गई, समझिएगा, मान लेते हैं आपकी शादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई तो आपके घर बनेगा। अरे घर बनेगा कि नहीं बनता है भाई, दहेज मिलेगा तो पैसे से घर बनवाएंगे आप। अब देखिए, एक घर बनवाए, आपको आपके पास कितना पैसा था, आपके पास कितना था, 10 लाख रुपए था। आपके पास कितना पैसा था भाई, 10 लाख रुपए। अब घर बनवाना शुरू किए। जैसे आप घर बनवाए, जैसे ही आप क्या किए, जैसे ही आप घर बनवाए तो एक मंजिल पड़ा, फिर 2 मंजिल बनाए, 2 मंजिल बनवाए। जैसे ही आप 2 मंजिल बनवाए, है ना, और 2 मंजिल बनवाने के बाद नीचे का कमरा प्लास्टर करवाए, फर्श बनवाए, नीचे का प्लास्टर करवाए, फर्श बनवाए, जो भी काम कराए, नीचे का काम एकदम फिट हो गया, नीचे का काम एकदम हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए था ना, नीचे का काम कंप्लीट हुआ, 10 लाख, 10 लाख खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अभी ऊपर का तो काम ही नहीं हुआ, फंस गए। ऊपर का काम नहीं हुआ, क्या हो गया, फंस गए। अब क्या करेंगे, 10 लाख रुपए इसमें खत्म हो गया। अब ऊपर भी तो प्लास्टर करना है, ऊपर भी तो लाइट लगवाना है, ऊपर भी तो पंखा चाहिए, सारा काम ऊपर बाकी। अब क्या करेंगे, अब अपने दोस्तों से उधार मांगेंगे। तो पता नहीं आपके दोस्त निकम्मे हैं कि अच्छे हैं, देंगे कि नहीं देंगे, या फिर आप बैंक से लोन लेंगे, जो कि बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। इससे बचने के लिए फायदा क्या है, देखिए, इससे बचने के लिए जब आपकी शादी तय हो गई थी तो आप आए होते हमारे पास। आप कहाँ आए होते भाई, हमारे पास आए होते। हमारे पास आए होते, हम कहते कि भाई आपको 2 मंजिला बनवाना है, और आप बताएंगे ना हमको, मेरी वाइफ जो है शादी तय हुआ, तो आप कहेंगे वो शीशे का कहिए कि खिड़की चाहिए, संगमरमर का फर्श चाहिए। तो हम कहते भाई उतना कुछ बनवाने में ना आपको 13 लाख रुपए लगेगा। क्या लगेगा, 13 लाख रुपए।
अब बताइए, अब आपको पता चल गया कि आपके पास तो 10 ही लाख रुपए है, तो अब अपने वाइफ को आप कहते हैं कि भाई संगमरमर का फर्श मत लगवाओ, कंक्रीट के ही फर्श से अभी काम चलाओ, अभी झूमर मत लगवाओ, झूमर बाद में लग जाएगा, क्योंकि आपके पास 10 ही लाख रुपए है। हम एस्टिमेट बनाए तो हम बताए आपको कि जो आप रिक्वायरमेंट आपकी है उसके अनुसार उसमें 13 लाख रुपए लगेगा। आप क्या कहेंगे, आप पहले से ही व्यवस्था कर लेंगे, बहुत सारे इसके उपाय बहुत सारे हैं, आप पहले से ही 13 लाख व्यवस्था कर लेंगे, पहले से ही उधार मांग लेंगे किसी से, या फिर कहेंगे 1 महीना रुक जाते हैं व्यवस्था करके फिर बनाएंगे, या फिर आपका होगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा लो करना, यानी संगमरमर का फर्श न बनाकर टाइल्स का फर्श बनाना। आपके घर में 2 सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी को होल्ड पे रख देना, कभी बाद में बनाएंगे। आपको ग्रेनाइट मतलब जो भी था उसको रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है ना। तो जैसे कि ऊपर कह देंगे, ऊपर नहीं बनेगा इस बार, अगले समय, तो रिक्वायरमेंट अपनी स्पेसिफिकेशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे में कंप्लीट करने का आप एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये फायदा होता है एस्टिमेट बनाने का कि बीच में आप फंसेंगे नहीं, बीच में आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, सेम सेम बात है, इसी यही लिखा होगा, बता रहे हैं हम, देखिएगा। कह रहा है आपका, कह रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग संबंधी एवं किसी अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय तथा उपयोग में आने वाली आवश्यक निर्माण सामग्रियों का पूर्व ज्ञात होना आवश्यक है, मतलब पहले ज्ञात होना जरूरी है, ताकि अब समझिएगा उसके अनुसार धन की व्यवस्था की जा सके, धन की व्यवस्था की जा सके। इसलिए सामग्रियों और श्रमिकों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए एस्टिमेट बनाना आवश्यक होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य में लगने वाले समय का भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, ताकि समय के अंतर्गत अंदर ही कार्य को क्या हो सके, कराया जा सके। ऐसा ना आपका शादी हो फरवरी में, आप लेबर लगा दिए एक, तो बनाते रह जाए मार्च तक, तो अनुमान ही हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो आवश्यकता क्या था भाई, एस्टिमेट के ही क्या है, आवश्यकता है, बिना एस्टिमेट का घर नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अब क्यों इसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एस्टिमेट का क्या है उद्देश्य, क्या होता है एस्टिमेट, हम बनाते क्यों हो, क्या क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए एस्टिमेट बनाते हैं। तो सबसे पहला है कॉस्ट, यानी लागत, वही चीज है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एस्टिमेट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कितना पैसा लग रहा है ना। तो पैसे को पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, आपका एस्टिमेट बनाते हैं, यही चीज कर रहा है। एस्टिमेट का मुख्य उद्देश्य किसी निर्माण कार्य परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए उस पर होने वाले व्यय लागत का पूर्वानुमान लगाना है, लगाते हैं, ठीक है। फिर सामग्री, श्रमिक व समय, सामग्री का भी, मटेरियल का भी, लेबर का भी और टाइम का भी क्या लगाते हैं, बस अनुमान। एस्टिमेट जहां भी आ गया ना वहां अनुमान है, एक्यूरेट नहीं है। अभी जो एक्यूरेट है हम बताते हैं, एक्यूरेट पैसे को क्या कहते हैं, देखिएगा। प्रस्तावित है, देखिए प्रस्तावित, एस्टिमेट मतलब काम होने से पहले बनाया जाता है और अनुमान होता है, ठीक है। प्रस्तावित परियोजना से संबंधित आवश्यक सामग्री की मात्रा, आवश्यक श्रमिक व निर्माण में लगने वाले समय का पूर्वानुमान लगाया जाता है। सब हम जानते हैं भाई, हम तेज बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर करा धन की व्यवस्था, अभी हम फंसे थे, अभी शादी से पहले फंस गए थे ना, धन की व्यवस्था। निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व धन की व्यवस्था करनी होती है, अतः संपूर्ण निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का पता लगाना तथा कार्य को आवश्यक संसाधनों के अनुरूप कराना, ये भी क्या है आपका एस्टिमेट का क्या है, पर्पज है। भाई आपका पैसा कम है तो कोई जरूर नहीं है कि महंगे महंगे मशीनें लेके आइए, सस्ते में चलाइए, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है हम बताए हैं, स्पेसिफिकेशन चैप्टर ही है, स्पेसिफिकेशन एक चैप्टर ही है, तो हम देखेंगे डिटेल में। स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि सीसी कितने का होगा, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का, सीमेंट कितना पुराना होना चाहिए, बालू किस कैटेगरी का होना चाहिए, यानी क्वालिटी कंट्रोल करता है, क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, कौन, आपका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। करे कि विशिष्टियां, विशिष्टियां क्या होता है, प्रस्तावित परियोजना के को निर्माण के समय एस्टिमेट में दी गई स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना। जब हम सीमेंट गिट्टी बालू निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, हमको पता रहेगा कि जो पीसीसी हुआ है ना वो 1 संबंध है, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का हुआ है। हम कहेंगे जो ब्रिक मशीनरी हुआ है, ब्रिक मशीनरी, वो 1 संबंध है, 6 का हुआ है। जो प्लास्टर हुआ है ना, प्लास्टर हुआ है
वो एक संबंध है 4 का हुआ, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इस जब एस्टिमेट बनाए हैं तो इसी के अनुसार हम सीमेंट बालू गिट्टी ईंट निकालते हैं, सारा डेटा मिलेगा, डोंट वरी। यही चीज कर रहा है कि प्रस्तावित परियोजना को निर्माण के समय एस्टिमेट में दी गई स्पेसिफिकेशन है ना, कि ईंट प्रथम क्वालिटी का होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन है। हाँ, ईंट में फ्रॉग होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन है। कंक्रीट को बिछाते समय 1 मीटर से ऊपर से नहीं पटकना है, स्पेसिफिकेशन है। मिक्सिंग मशीन में कंक्रीट मिलाएंगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए, स्पेसिफिकेशन है। नीडल वाइब्रेटर ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक डाल करके एकदम वाइब्रेट करते रहिए, नहीं, स्पेसिफिकेशन है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल करना, एस्टिमेट में दी गई स्पेसिफिकेशन के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। बाकी हम स्पेसिफिकेशन चैप्टर है तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अगला करा कार्य की प्रगति। पूर्व बने एस्टिमेट से किसी भी परियोजना की निर्माण अवधि का पता लगाया जा सकता है। हम बता रहे थे ना, लेबर मिस्त्री बढ़ा दीजिए जल्दी हो जाएगा। हमको पता है एक दिन में एक लेबर एक मिस्त्री कितना कार्य करता है, तो हम समय का पता लगाते हैं, जिससे निर्माण कार्य को समयबद्ध से पूर्ण कराया जा सकता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति समय समय पर परखी जा सकती है। फिर निविदाएं आमंत्रित करना। देखिए 2 चीजें हम बार बार करते हैं, स्पेसिफिकेशन और टेंडर। निविदाएं आमंत्रित करना, टेंडर भी मेरा एक चैप्टर है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर है ना, उसमें टेंडर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निर्माण कार्य कराने से पहले ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करने के लिए भी एस्टिमेट बनाया जाना जरूरी है। निविदाएं आमंत्रित करना क्या होता है समझिएगा। जैसे कि एक पार्टी है, निविदाएं आमंत्रित करना क्या होता है भाई, जैसे अरे ठेका वाला भाई, ठेका जैसे एक पार्टी है, एक पार्टी मतलब अब वो पार्टी नहीं जो आप लोग सोचते, पार्टी मतलब ये आप भी हो सकते हैं, एक प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है ना, प्राइवेट कंपनी हो सकती है ना, एक गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है, और एक पर्सन भी हो सकता है। हम अपना कार्य करवाना चाहते हैं, एक पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट एक आदमी भी हो सकता है, एक पार्टी है। एक कहेगी भाई हमको घर बनवाना, हमको बिल्डिंग बनवाना, हमको क्या बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना। तो अब ये बिल्डिंग क्या होगा भाई, ये ठेका दे देगी, कहेगी बिल्डिंग बनवाना, ठेका ले लो, ठेका ले लो, ठेका ले लो। तो क्या होगा, टेंडर निकालेगा, पेपर में निकाला जाता है, कम से कम 3 न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, टेंडर निकलेगा, टेंडर। अब क्या होगा, जो ठेकेदार होंगे जैसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर 1, कॉन्ट्रैक्टर 2, कॉन्ट्रैक्टर 3, कॉन्ट्रैक्टर 4, चारों क्या बनाएंगे, कहेंगे चारों अपना अपना एस्टिमेट बनाएंगे, चारों अपना अपना क्या बनाएंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। और एस्टिमेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो पार्टी ना वो कहाँ रहेगा कि 2 मंजिल का बिल्डिंग चाहिए, संगमरमर का फर्श चाहिए, है ना, वो कहेगा, क्या कहेगा कि प्लास्टर में फिक्सी डालना है, वो सारा कहेगा, वो इसका स्पेसिफिकेशन रहेगा कि हमको ये रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। तो ये कहेगा कि जो आपका वर्क है ना, जो वर्क है ये कहेगा 5 लाख में हम कर देंगे। स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये कहेगा हम 4 लाख में कर देंगे, हाई कहेगा हम 10 लाख में करेंगे, ये कहेगा हम 9 लाख में करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हम देखेंगे, देखिए एस्टिमेट बनाया सब, तभी पता कि उस कार्य को अरे ज्यादा जानबूझ के अंतर दिए, इतना अंतर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमको जब ठेका देना है तो देखेंगे इसमें से कौन कम पैसे में कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन को भी देखेंगे, भाई स्पेसिफिकेशन के अंदर वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मतलब कि हम कहें सीमेंट से जोड़ना है तो एक्सपायर्ड सीमेंट, ये तो क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है, समय समय पर गुणवत्ता का जांच करेगा, ठीक है। तो सारे स्पेसिफिकेशन मतलब जो जो हमको चाहिए एकदम ओरिजिनल काम क्वालिटी कंट्रोल के साथ। तो जो जो स्पेसिफिकेशन है, तो स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कौन सबसे कम पैसा में मेरा काम करा रहा है, उसी को हम कहेंगे ले लो भाई ठेका। तो यही क्या होता है, टेंडर। ये देखा टेंडर दिया तो टेंडर देंगे, सब अपना एस्टिमेट बना के देंगे तो ठेका के वर्क पूर्ण होता है। बाकी हम चैप्टर में ही समझेंगे, ठेका वाला चैप्टर में, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया, टेंडर निकला तो टेंडर क्या दिए, इसको दिए सब, पुनः दिए सब, जिसका कम दिया। अब फिर क्या करेगा, टेंडर खोलेगा, फिर जिसका कम रहेगा उस पैसे को रख लेगा, बाकी कहेगा तुम अपने लोग लेके जाओ, तुम अपना लेकर जाओ, ठीक है। तो एक यहाँ से क्या होता है भाई, टेंडर, ठीक है ना। तो टेंडर देखिए एस्टिमेट बनाना पड़ा है ना, तो यही चीज कर रहा है,
एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। चलिए, निविदाएं मंत्रित करना हो गया, ठीक है। भुगतान का आधार, भुगतान ओवर पेमेंट करना। क्या करना है भाई, ओवर पेमेंट से बचने के लिए पार्ट पेमेंट करते समय भी एस्टिमेट को आधार माना जाता है। भाई मान लेते हैं कि आप वो ठेकेदार कहा था कि 10 लाख रुपए में हम बनवा देंगे, तो 10 लाख रुपए में बनवाएगा तो बनवाते समय कुछ पैसा मांगेगा, 2 लाख दे दीजिए। तो ठेका कई तरह से होता है, हम कह रहे हैं ठेका का काम है, हम देखेंगे कि ठेका क्या होता है कि 10 लाख रुपए लगा तो एक ही बार में ठेकेदार 10 लाख रुपए ले लेगा, या धीरे धीरे करके लेगा, या कुछ एक ही बार में लेगा, कुछ धीरे धीरे लेगा, ठीक है। तो ओवर पेमेंट, कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, उसमें उससे बचने के लिए भी किसको ध्यान में रखते हैं भाई, एस्टिमेट को आधार माना जाता है, कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है वैल्यूएशन, उसके बाद होता है आपका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब होता है, सॉरी, मूल्यांकन। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। अब वैल्यूएशन समझिए, आपको क्या समझना है, वैल्यूएशन समझना। देखिएगा, आपने एक घर बनवाए हैं, आप देखिएगा, हम कह रहे हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है। अब देखिए वैल्यूएशन क्या होता है। आप एक घर बनवाए हैं 2024 में, आप एक घर बनवाए हैं, आप एक 2024 में आप क्या बनवाए हैं, एक घर बनवाए हैं 20 लाख रुपए का। बड़े बड़े रुपयों की बात किया जाए, फील आता है मीरो वाला। 20 लाख रुपए का क्या बनवाए हैं आप, घर बनवाए। जब 20 लाख रुपए का घर बनवाए हैं तो इसको क्या करेंगे, हो सकता है कि किसी आप मतलब कि जहां जिस शहर में रह रहे हो शहर अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं किसी और वीआईपी शहर में जाना, तो आप इसको बेचेंगे। यदि आप इसको 2040 में बेचेंगे तो क्या आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, नहीं, 20 लाख रुपए नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, अरे उससे कुछ कम मिलेगा, हम कह देंगे 15 लाख रुपए मिलेगा। उस स्ट्रक्चर का क्या मिलेगा आपको, 15 लाख रुपए मिलेगा। तो समय बीतने के साथ स्ट्रक्चर के मूल्य में जो कमी आई उसे कहते हैं वैल्यू। मूल्य में जो कमी आई उसे कहते हैं वैल्यू है। 15 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। इस 15 लाख को, जैसा इस वैल्यू को जिस मेथड से निकालते हैं उसे कहते हैं वैल्यूएशन। यानी कितना पैसा मिलेगा। देखिए, अब बहुत लोगों का होगा, मन में आया होगा, सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, 15-20 लाख बना है ना, तो वो 2040 में वो मिलेगा कम से कम 30 लाख। मेरे लाल देखिए, 30 लाख मिलेगा वो सही है, लेकिन ये 30 लाख जो मिलेगा ना, वो किस लिए मिलेगा, ये जमीन, अरे यहाँ जमीन भी तो है। तो जमीन के रेट बढ़ने से, जमीन का रेट हमेशा बढ़ता है ना, जमीन के रेट बढ़ने के वजह से 30 लाख मिलेगा। इस कंस्ट्रक्शन का 30 लाख नहीं मिलने वाला है। ये संरचना, कोई संरचना बन गया तो टाइम बढ़ने के साथ साथ टूट फूट वातावरण से खराब होगा, तो टाइम के साथ साथ किसी स्ट्रक्चर का क्या होगा आपका, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। लेकिन जमीन के रेट बढ़ने की वजह से इसका रेट क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो बिल्डिंग का रेट नहीं बढ़ा है, वो जमीन का रेट बढ़ा। हम सिर्फ बिल्डिंग की बात करेंगे, ठीक है, जमीन की भी बात करेंगे, वो वैल्यूएशन चैप्टर में करेंगे। तो समझे कि समय बीतने, आयु बढ़ने तथा मौसम के प्रभाव के कारण संरचना के मूल्य में जो कमी आती है उसे कहते हैं वैल्यू, तथा वैल्यू को जिस मेथड से निकालते हैं उसे कहते हैं वैल्यूएशन। उसे क्या कहते हैं, मतलब वैल्यूएशन, ठीक है। समझ आया आपको क्या लिखा है। बैंक, हाँ देखिए दूसरा कुछ लिखा है, बैंक से लोन लेते समय किसी भवन या अन्य संपत्ति को बंधक रखना होता है, उसके लिए भी भवन का मूल्यांकन करना होता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम समझाते हैं आपको। इसमें लिखा है कि भाई आप इसको गिरवी रखेंगे, जैसे कि आप बाइक ले लिए, जैसे कि हम बाइक की टर्म बात करें है ना, लेकिन हम संरचना के टर्म में देखेंगे। आप बाइक ले लिए 1 लाख रुपए का, बाइक के लिए क्या किया आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है। क्या करा है, किसी बैंक से लोन लेते समय किसी भवन या संपत्ति को बंधक बनाए रखना होता है। चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बिल्डिंग की ही बात कर रहे हैं। हम किसकी बात करेंगे, हम बिल्डिंग की बात करेंगे। जैसे देखेंगे ना, ये बिल्डिंग था आपका, बिल्डिंग था, बनवा दिए कितना, अरे कितने का बनाया था पता नहीं, 20 लाख रुपए का। कितने का, 20 लाख रुपए का। कब बनाया है, 2024 में। यदि 2040 में इसको बंधक रखेंगे, इसको गिरवी रखेंगे, तो क्या 20 लाख रुपए मिलेगा आपको लोन, नहीं मिलेगा। तो क्या देखा जाएगा कि उस समय इसकी वैल्यू है कितना, भाई 2040 में इसकी कितनी वैल्यू है, उसके अनुसार ही क्या होगा, इसका मतलब कि लोन दिया जाएगा। इस पे इसका वैल्यू पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो हम बता रहे थे वो वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण, टैक्स निर्धारण में, किराया निर्धारण में,
क्रय विक्रय करते समय भी भवन का मूल्यांकन करना होता है। बहुत सारे वर्क में हम बिल्डिंग का वैल्यू निकालेंगे। अब किराया देखिए, किराया लेना पॉलिटेक्निक करना है तो किस किराए वाले में रहेंगे। अब किराए वाले घर में यदि लेने गए टाइल्स लगाए तो उसकी वैल्यू बढ़ती है कि नहीं, टाइल्स लगने से उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, उसकी किराया क्या होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, डोंट वरी, वैल्यूएशन एक चैप्टर है क्योंकि आपके बुक का नाम ही है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन अलग पार्ट है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति, यानी सभी स्वीकृतियां लेने के लिए एस्टिमेट बनाया जाता है। मतलब क्या किया कि स्वीकृति मतलब क्या होता है कि भाई स्वीकृति मतलब हमको आदेश दीजिए हम काम शुरू करें। जैसे कि सरकार कहा कि ए से लेकर के बी तक फ्लाईओवर बनाना है, क्या बनाना है भाई, फ्लाईओवर बनाना, तो आप कह देंगे सर 10 करोड़ रुपए लगेगा। एस्टिमेट बनाएंगे तभी तो, क्योंकि फ्लाईओवर बनाया जाना है यानी प्रस्तावित है। अब क्या कह देंगे 10 करोड़ रुपए लगा, सरकार कहेगा नहीं 10 करोड़ रुपए। स्वीकृति मिला नहीं मिला, स्वीकृति आपको नहीं मिला, सरकार से स्वीकृति मतलब बहुत जगह से स्वीकृति लेना पड़ता है। तो स्वीकृतियां लेने के लिए भी है ना, वित्तीय फिर प्रशासन स्वीकृति लेंगे, तो स्वीकृतियां लेने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एस्टिमेट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये समझ आ रही है ना, कितना खर्चा रहेगा सरकार को बताएंगे, उसी अनुसार से सरकार बजट में उसको रखेगी अपने, है ना। बाहर होगा तो कहेगा रुक जाओ 2-4 साल बाद बनाना, ठीक है। तो स्वीकृति लेने के लिए एस्टिमेट बनाया जाना आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट यानी रियल कॉस्ट कह लीजिए या फिर एक्चुअल कॉस्ट कह लीजिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है देखिएगा, एक काम क्या था भाई, एक प्रस्तावित था, एक क्या था आपका, एक प्रस्तावित काम था। देख रहे हैं एक बात को हम कितनी बार बता रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा आपका, एस्टिमेट कुछ नहीं है। एक प्रस्तावित वर्क था, एक क्या था भाई, एक प्रस्तावित था। तो प्रस्तावित था, ठीक है सर, प्रस्ताव से पहले हम क्या किए, ये पहले की बात कर रहे हैं, यानी प्रस्तावित उससे कुछ पहले ही हम क्या किए, पता कर लिए कि 10 लाख रुपए इसको बनवाने में लगेगा। ये 10 लाख रुपए क्या है भाई, ये अनुमान है ना, ये तो अनुमानित लागत होता है, और जो अनुमानित होता है उसे ही कहते हैं हम लोग एस्टीमेट, उसे क्या कहते हैं हम, एस्टीमेट कहते हैं। ये तो पता है आपको, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये अनुमानित है, अनुमानित, ये अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। अब ये क्या हो गया, काम शुरू होने के होगा, ये काम शुरू होगा तो काम शुरू होने के मतलब बाद, काम शुरू होने के भाई बाद, वो पहले की बात हो रही है वो बाद, यानी काम खत्म होने के बाद कितना लग गया, 12 लाख रुपए लग गया। अरे आप लोग देखते होंगे घरों में, सुनते होंगे कि चलो एस्टिमेट मतलब काम तो शुरू करो, देखो कितना पैसा लगता है, अधिक लग गया। हो सकता है उस किसी वजह से मटेरियल या लेबर का रेट कम हो जाए, तो कोई जरूरी थोड़ी है 12 लाख रुपए लगेगा। मटेरियल लेबर का रेट कम हो जाएगा तो हो सकता है 9 ही लाख में हो जाए आपका, कुछ भी हो सकता है 9 ही लाख में हो जाए, या हो सकता है करेक्ट आपका 10 ही लाख रुपए लगे। यानी क्या होता है भाई कि जो प्रस्तावित वर्क है, प्रस्तावित वर्क खत्म होने के बाद एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ वो अनुमानित था, वास्तविक में एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, वास्तविक खर्चा काम खत्म होने के बाद वास्तव में कितना खर्चा हुआ, उसे कहेंगे हम क्या, उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट या रियल कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट कह देंगे तब भी चल जाएगा, वो एस्टिमेट हो गया, एक क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं चीजों को। तो अनुमानित जब खत्म होगा तो अनुमान है, अनुमान सही हो सकता है, अनुमान नहीं भी सही हो सकता है। तो 10 लाख रुपए का अनुमान लगाए थे, हो सकता है 9 ही लाख में हो जाए, हो सकता है 12 लाख में हो जाए, हो सकता है करेक्ट आपका 10 ही लाख में हो जाए। तो एक क्या आपका वास्तविक खर्चा खत्म होने के बाद, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहा है, किसी परियोजना की वास्तविक लागत केवल निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही ज्ञात हो पाती है, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही। प्राक्कलन यानी एस्टिमेट, प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है वह संभावित या अनुमानित लागत होती है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद हुए कुल खर्चे भवन की वास्तविक कीमत कहलाती है। कुल खर्चे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, निर्माण कार्य में कार्य पर प्रतिदिन होने वाले समस्त व्यय का हिसाब किताब मतलब लेखा जोखा विभाग में रखा जाता है, और कार्य पूर्ण हो जाने पर इन सभी को जोड़ दिया जाता है।
परियोजना की क्या होती है, वास्तविक लागत होती है। भाई रोज कितना काम हो रहा है लिखते रहिए और बाद में जोड़ दीजिए, उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितना है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हम है ना एक एक चीज को समझाएंगे। अब जैसे कुछ चीजें हैं ना उसको अभी हम समझाएंगे तो एक तो लेंदी हो जाएगा और बहुत चीजें नहीं समझा पाएंगे। जैसे कि टेंडर वाला टॉपिक, वो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे टॉपिक है। जैसे कि हम कह देंगे कौन कौन से टॉपिक कह दें, हम कह देंगे टेंडर वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक भाई? टेंडर वाला। अब टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट आप देखे होंगे वो एक सिलेबस, एक चैप्टर ही है ये। अब सिलेबस डिस्कशन में बताएं। दूसरा है आपका स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन पे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो हम अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे कि रेंट वगैरह हो जाएगा, ये अलग चैप्टर ही है, ठीक है। रेंट वगैरह फिर तो उस हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। बाकी मोटे मोटे बताते हुए चलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, अब क्या है कि निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारक। लागत को भाई जो पैसा लगेगा उसको कौन कौन प्रभावित करेगा? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। कौन कौन प्रभावित करेगा? मटेरियल। अरे मटेरियल तो प्रभावित करेगा ही। रेट बढ़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। ढुलाई, ढुलाई। आपका घर गली में है, आपका घर गली में जहाँ कुछ जा ही नहीं सकता, ट्रैक्टर टाली कुछ नहीं जा सकता। अब लेबर लगा के दूर से ढुलाई करेंगे, पैसा बढ़ा। या आप कह रहे हैं मेरे घर में ग्रेनाइट लगेगा, ग्रेनाइट अगल बगल आपके शहर में मिलता ही नहीं है। अब ग्रेनाइट दूसरे शहर से मंगाना है, पैसा ज्यादा लगेगा, तो ढुलाई बढ़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। औजार मशीनें, मशीनें लगेंगी, पैसा बढ़ेंगे। श्रमिक, अरे लेबर लगेंगे, लेबर का रेट बढ़ जाएगा, पैसा लगेगा। ओवरहेड अभी देख लेंगे, फिर मैनेजमेंट में तो पैसा लगता है ना, सारी चीजें देखेंगे। चलिए पहला क्या है आपका? सामग्री। सारी चीजें आप समझते हैं, इसमें हम कम समझाएंगे। देखिएगा किसी भी परियोजना, किसी भी निर्माण परियोजना की लागत बहुत कुछ निर्माण में प्रयोग होने वाले सामग्री पर आधारित हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि निर्माण सामग्री पर आने वाली लागत परियोजना राशि का तो मटेरियल पर लागत होता है जितना आप एस्टिमेट का 60 से 70% होता है, सॉरी 65 से 70% तक होती है। क्वालिटी के आधार पर सामग्री भिन्न दरों पे होती है। भाई क्वालिटी है कि नहीं, अच्छा लेंगे तो अच्छा मिले, रेट उसका बढ़े रहेगा, ठीक है। निर्माण विशिष्टियों के अनुसार, विशिष्टियां, विशिष्टियां मतलब क्वालिटी, ठीक है। विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्रियों का चयन करना होता है। प्रथम या द्वितीय श्रेणी सरकारी विभाग को निर्माण सामग्री बाजार दर से कुछ सस्ती प्राप्त होती है क्योंकि उसे उत्पाद व स्थानीय कर नहीं देना होता है। समझ रहे हैं ना, नहीं देना होता है। प्रथम श्रेणी की सामग्री की कीमत द्वितीय श्रेणी की सामग्री से अधिक होती है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतनी ही लागत क्या होगी? अधिक होगी। तो इसमें साफ साफ मोटी मोटी बातें यही कह रहा है कि जो ये बताना चाह रहा है कि मटेरियल यदि अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो थोड़ा रेट बढ़ेगा। कर सरकारी काम में टैक्स कम देना पड़ता है, थोड़ा सा सस्ते मिल जाता है। और क्या कर रहा है कि इसको याद रखिएगा, जेई में आता है जो मटेरियल पे खर्चा होता है वो कुल एस्टिमेट का 65 से 70% होता है। तो रेट बढ़ने से पैसा बढ़ेगा। कर कि ज्यादातर प्रथम द्वितीय श्रेणी के मटेरियल ही यूज किए जाते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि प्रथम श्रेणी का यूज करें। क्या कोशिश करना आपको? प्रथम श्रेणी का यूज हम करें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए क्या देख लेते हैं हम, अगला देख लेते हैं। फिर क्या कर रहा है भाई? ढुलाई। ढुलाई में बताएं कर निर्माण स्थल की स्थिति और निर्माण सामग्री की उपलब्धता स्थल परियोजना व्यय को बहुत प्रभावित करती है। निर्माण स्थल की स्थिति और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपके अगल बगल मिल रहा है कि नहीं। यदि निर्माण सामग्री दूर से लानी पड़ती है तो ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय भी परियोजना पर आता है। जो ढुलाई में अतिरिक्त व्यय करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में ही तो जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिससे परियोजना की लागत क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। औजार एवं मशीनें। सभी बड़े निर्माण कार्यों पर यंत्र मशीनों के कुशल प्रयोग से जहां निर्माण कार्य की प्रगति व गुणवत्ता में सुधार होता है वहां हस्त श्रमिकों पर किए जाने वाले व्यय में भी कमी आती है। इससे परियोजना की लागत क्या होती है? आपकी प्रभावित होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे तो क्या होते हैं,
तो हमेशा नहीं है कि हम देखेंगे कि सिर्फ बढ़ाएंगे ही, है ना। यदि मशीनें आ गई तो बहुत कम टाइम में ज्यादा वर्क कर देती है, तो परियोजना का व्यय भी घट सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्या करा, श्रमिक निर्माण कार्य की 30 से 35%, 30 से 35% पैसा, उसमें 65 कितना था, उसमें कितना था भाई, 65 से 70 था, और इसमें क्या है आपका, इसमें 30 से 35% जो लेबर लेते हैं, तक श्रमिकों पर व्यय किया जाता है। यदि श्रमिक अपने कार्य के प्रति अकुशल, अज्ञान, उदासीन, लापरवाह होते हैं, लापरवाह या कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं, तो परियोजना की कीमत समय के साथ क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल अकुशल रहेगा, कुछ आता नहीं रहेगा, अज्ञान रहेगा, उसको पता नहीं छड़ को कैसे बांधना है, धीरे धीरे, है ना। उदासीन रहेगा, खैनी खाकर नशे में रहेगा, लापरवाही करेगा, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए हमारा एक सुपरवाइजर रहता है भाई, वो लेबरों को डांटता रहता है। ठीक है, फिर क्या करा, ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च क्या होता है भाई, ऊपरी खर्च मतलब क्या होता है, समझिएगा। निर्माण कार्य की प्रगति बनाए रखने के लिए निर्माण के समय कुछ ऐसे व्यय भी आते हैं जिनका जिनका प्राक्कलन में प्रावधान नहीं होता है। अब क्या आपको पता था, एस्टिमेट में कुछ चीजों का जिक्र नहीं होता लेकिन खर्चे होते हैं। जैसे कि क्या आपको पता था कि आप लेकर के आएंगे ईंट तो 100 ईंट चोरी हो जाएगा, नहीं पता था। क्या आपको पता था लेबर को चोट लग जाएगा तो 100 रुपए का दवा कराना पड़ेगा, नहीं पता था आपको। तो ये सब क्या होते हैं, ऊपरी खर्चे होते हैं। ठीक है, निर्माण स्तर पर दुर्घटना हो जाना, बाढ़ या आग से क्षति हो जाना, है ना, कुछ भी हो सकता है। श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना इत्यादि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए परियोजना पर अतिरिक्त भार पड़ता है। क्या पड़ता है भाई, अतिरिक्त भार पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है, ओवरहेड देख लियो, एक्सपेंसेस। फिर प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है कि निर्माण कार्य में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री, श्रमिक, उपकरणों तथा समय का मितव्ययी व उत्तम ढंग से संयोजन करने पर निर्माण व्यय पर प्रभावकारी नियंत्रण बना रहता है। इसके लिए निर्माण स्तर पर कुशल व अनुभवी प्रबंधक का होना आवश्यक है ना, सुपरवाइजर वगैरह या फिर मुंशी कहते हैं, तो वहां रहेगा जो कि ये नहीं, ये देखेगा कि ऐसा ना हो कि निर्माण सामग्री गलत लग रहा हो, ऐसा ना हो कि श्रमिक गया चाय लेने तो 1 घंटा लगा दिया चाय होता है ना, 1 घंटा लगा दिया चाय लेने में। उपकरण व समय का मितव्ययी उपयोग हो, ऐसा ना हो कि छत की ढलाई करना है आपका 1 घंटे बाद, अभी से मिक्सर मशीन चला दिए, सब देखेंगे मिक्सर मशीन में बैठ के ऊपर जाते हैं सब, ऐसा ना हो कि पहले से मजा लेने लगे सब। तो मितव्ययी इकोनॉमिकल देखना है, उत्तम ढंग से संयोजन करना है। ठीक है, क्योंकि सबका क्या पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है। अब बात है कि आप सोचेंगे कितना प्रभाव पड़ेगा, मेरे लाल हमारे और आपके घर में 2-3 दिन में बन जाता है, छत की ढलाई हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ हमेशा मिक्सर मशीन चलता ही रहेगा। कैसे, अरे डीपीसी डालना है, अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, डीपीसी डालने के लिए आप मशीन चलाएंगे, नीचे प्लिंथ बीम डालने के लिए मिक्सर मशीन से मिलाएंगे, लिंटर बीम डालने के लिए मिक्सर मशीन मिलाएंगे, छत के लिए मिक्सर, तो बहुत काम होता है। ठीक है, हमारे आपके घर में 1 महीने में काम खत्म हो जाता है, 2 महीने में, प्रोजेक्ट में बहुत अधिक तक होता है। तो आप इंजीनियर बनेंगे ना, आप में बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपको जाना है, तो हम बड़े बड़े की बात करेंगे। ठीक है, प्रबंध में ढील आ जाने पर निर्माण सामग्री का बेदर्दी बेदर्दी से प्रयोग होने लगता है। श्रमिक निर्देश के अभाव में निठल्ले बैठे रहते हैं, कैसा कैसा वर्ड यूज किया भाई, जिनके परिणाम स्वरूप परियोजना की लागत बढ़ जाती है। अब मेरे जैसा यदि मैनेजर चला जाए ना, मेरे जैसा मैनेजर चले जाए तो पक्का जो परियोजना है आपका उसका व्यय बढ़ जाएगा। क्योंकि हम किसी को डांटते हैं नहीं, मेरे अंदर आदत है, हम किसी को डांटते नहीं है, गुस्साते तो बहुत तगड़ा है, डांटते नहीं, मतलब चाहते नहीं वो आदमी अंदर से दुखी हो। तो हम डांटेंगे नहीं तो जो लेबर रहेगा वो निठल्ला ही बैठे रहेगा, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। क्योंकि हम बेदर्दी तो है नहीं, बेदर्दी ठीक है, देखिए कैसा वर्ड यूज किया है। तो समझना है चीजें, है ना, तो आप सब समझना है, क्योंकि सिविल में यही तो है, सारी चीजें हम लोग कराते रहते हैं, हम लोग को क्या रहता है, पता रहता है। ठीक है,
फिर आ रहा है कि प्राक्कलन एस्टिमेट बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, एस्टिमेट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए तो हम एस्टिमेट बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ड्राइंग तो चाहिए ही चाहिए। ड्राइंग, बिना ड्राइंग का लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसे पता करेंगे कि फाउंडेशन की लंबाई कितनी है, फाउंडेशन की मोटाई कितनी है। बिना ड्राइंग का आप कैसे पता करेंगे दीवार की लंबाई कितनी है, बिना ड्राइंग कैसे पता करेंगे दीवार की ऊंचाई कितनी। तो ड्राइंग के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं जो सिविल का जान है वो ड्राइंग है, और मेरे जान आप लोग हैं मेरे लाल, ठीक है। तो ड्राइंग में हमको प्लान चाहिए, सेक्शन चाहिए, सेक्शनल एलिवेशन चाहिए। प्लान में गहराइयां नहीं पता चलती, प्लान में बस दीवारों की लंबाई चौड़ाई पता चलेगा। सेक्शन से हमको क्या पता चलेगा कि भाई कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, और एलिवेशन से हमको ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। सेक्शन से ऊंचाई भी चलता है और मटेरियल मेन होता है, ठीक है। कर आएगा ड्राइंग, किसी भी परियोजना का डिटेल एस्टिमेट बनाते समय उचित पैमाने के अनुसार बने प्लान, सेक्शन तथा सेक्शन एलिवेशन का विस्तृत रेखा चित्र की आवश्यकता होती है। इस पर सभी मापे सही सही अंकित होनी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः फ्रंट एलिवेशन तथा सेक्शन एलिवेशन के लिए 1 सेमी इक्वल टू 1 मीटर का पैमाना प्रयोग किया जाता है। पैमाना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद, बस इतना कहना है कि भाई परियोजना डिटेल एस्टिमेट बनाते समय प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, विस्तृत रेखा चित्र की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि प्लान से हम लोग लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, ऊंचाई के लिए एलिवेशन हमको चाहिए। दूसरा स्पेसिफिकेशन हम बार बार कर रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन में होता है भाई, एस्टिमेट बनाने के लिए स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो पीसीसी यूज होगा वो 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का। जो प्लास्टर यूज होगा, जो प्लास्टर हम करेंगे वो 1 संबंध है 4 का। जो ईंट चिनाई करेंगे उसमें मसाला 1 संबंध है 4 का यूज होगा, और ईंट प्रथम श्रेणी का होगा। ये सारा स्पेसिफिकेशन है। ईंट क्या होगा आपका, प्रथम श्रेणी का होगा। तो बताइए प्रथम श्रेणी का ईंट रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे प्रथम श्रेणी का ईंट कितने रुपए हजार मिल रहा है। ये सारी चीजें पता रहेगा तभी ना। तो स्पेसिफिकेशन बहुत सारे काम में स्पेसिफिकेशन, आखिर मिक्सर मशीन आएगा कि नहीं आएगा, स्पेसिफिकेशन है। वो एस्टिमेट बनाते समय ही आपको पता है आएगा तो उसका पैसा जोड़ेंगे, है ना। तो हम मटेरियल निकालेंगे तो बिना इस रेशियो का मटेरियल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि हम कहेंगे 10 घन मीटर आपका पीसीसी हुआ है। अब 10 घन मीटर पीसीसी हुआ है, देखिए लंबाई चौड़ाई मोटाई तो उतना ही है, 10 ही घन मीटर है, लेकिन रेशियो 1 संबंध 3 संबंध 6 कर देंगे, 1 संबंध 4 संबंध 8 कर देंगे, 1 संबंध 5 संबंध 6 करेंगे। अब देखिए रेशियो बदलने से मटेरियल की क्वांटिटी बदलेगी, मटेरियल की क्वांटिटी बदलेगी ना। मटेरियल क्वांटिटी क्या होती है आपकी, बदल जाती है। मटेरियल क्वांटिटी क्या होती है आपकी, बदल जाती है, जिससे क्या करते हैं, जिस पे हमको असर पड़ता है ना। तो यही चीज है कि स्पेसिफिकेशन, यही स्पेसिफिकेशन है। तो पैसा निकालने के लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए ना, ठीक है भाई। वो स्पेसिफिकेशन यही नहीं है, वही है संगमरमर का फर्श लगा रहे हैं, गिट्टी कौन सा ले रहे हैं, कौन सा गिट्टी ले रहे हैं, किस कैटेगरी का बालू ले रहे हैं, सिर्फ रेशियो ही नहीं स्पेसिफिकेशन होता है। सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है उच्च क्वालिटी का वो स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन 2 तरह से होता है, हम स्पेसिफिकेशन चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक होता है जनरल स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होता है देखिएगा, अब जब थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तो आप एक बिल्डिंग ड्राइंग बनाए होंगे। थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो एक बिल्डिंग ड्राइंग का प्लान बनाए होंगे। अरे बनाए होंगे कि नहीं, ऐसे हम रेंडमली बना रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग का क्या हो गया, आपका प्लान हो गया मेरे लाल। अब देखिएगा जब प्लान बनाने के बाद जब इसका सेक्शन बनाए होंगे, फाउंडेशन बनाए होंगे, आप फाउंडेशन देखिएगा, आप क्या बनाए हैं, फाउंडेशन बनाए, देखिएगा आप फाउंडेशन बनाए। अब बताइएगा फाउंडेशन में नीचे लिखे होंगे, आप जरूर इस बात को लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, पीसीसी 1 संबंध 4 संबंध 8। देखिए 1 संबंध 4 संबंध 8। यहाँ क्या किया, प्लास्टर किए, तो लिखे आप, लिखे प्लास्टर। देखिए ड्राइंग की जरूरत, बिना ड्राइंग का कुछ होगा नहीं, प्लास्टर लिखे 1 संबंध 4। यहाँ क्या लिखे, ब्रिक मशीनरी। हम यहाँ क्या लिखते हैं आप, ब्रिक मशीनरी। तो ब्रिक मशीनरी क्या लिखे, 1 संबंध 6। ये ब्रिक मशीनरी इन फाउंडेशन, ये क्या लिख दिया आपका, 1 संबंध 8। ऐसे रेंडमली लिख रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है? स्पेसिफिकेशन है। ये क्या है? स्पेसिफिकेशन है। ये क्या है आपका? स्पेसिफिकेशन है। ये क्या है आपका? स्पेसिफिकेशन है। तो ड्राइंग में मोटे मोटे जब लिख दिया जाता है ना तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सिंपल स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन। किसी भी परियोजना के निर्माण कार्य के लिए विभिन्न भागों का प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों, कार्य की प्रगति, गुण तथा वर्ग स्पेसिफिकेशन में वर्णन होता है। देखिए, किसी परियोजना के निर्माण कार्य के लिए विभिन्न भागों में, फाउंडेशन में लिख रहे थे, सुपर स्ट्रक्चर में लिख रहे थे, विभिन्न भागों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों, कार्य की प्रकृति पीसीसी है, सीसी है, एलसीसी है, आरसीसी है, गुण तथा वर्ग का स्पेसिफिकेशन में वर्णन होता है। जनरल स्पेसिफिकेशन में पूरी संरचना या भवन की रूपरेखा बनाने में सहायता मिलती है। इन स्पेसिफिकेशन से विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। बताइएगा, क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सीमेंट कितना पुराना होना चाहिए, बालू किस कैटेगरी का होना चाहिए? नहीं, विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगा। क्या यहाँ से पता चल रहा है सीमेंट किस ग्रेड का होना चाहिए, बालू किस ग्रेड का होना चाहिए, गिट्टी किस पत्थर का होना चाहिए? नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ से डिटेल जानकारी हमको जनरल स्पेसिफिकेशन से नहीं मिल पाती है। इसके लिए डिटेल के लिए हम जाते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन में। तो जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ड्राइंग पर ही मोटे मोटे लिख दिया जाता है, ड्राइंग पर ही। लेकिन डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होता है मेरे लाल? समझिएगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? डिटेल नाम में ये क्या आपका? डिटेल नाम में क्या है? डिटेल। तो ड्राइंग तो आएगा, ड्राइंग आएगा, जो ड्राइंग आ रहा था ड्राइंग आएगा, लेकिन ड्राइंग के साथ साथ ना, ड्राइंग के साथ साथ जो है वो कई पन्नों का, जो ड्राइंग के साथ साथ, समझिएगा, ड्राइंग के साथ साथ कई पन्नों का एक पेज आएगा, कई पन्नों का एक कॉपी आएगा। ड्राइंग के साथ साथ कई पन्नों का कॉपी आएगा और इसमें प्यार से लिखा रहेगा कि पीसीसी वो लिखेगा कि सीमेंट में इतना पुराना होना चाहिए, इस ग्रेड का होना चाहिए, बालू किस ग्रेड का होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, जो गिट्टी है, बैलास्ट है, वो बैलास्ट इस पत्थर का होना चाहिए, ग्रेनाइट होना चाहिए, बेसाल्ट का होना चाहिए, वो कहेगा। यानी डिटेल में क्या होता है, अलग से पेज ही आता है। वो कहेगा कि पीसीसी की ढलाई मिक्सर मशीन में मिलाना है, नहीं तो कहेगा कि यदि आप हाथ से मिला रहे हैं, पीसीसी को, तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाइए ईंट का, उसको अच्छे से बनाइए, इसमें धूल धक्कर ना हो। फिर उसको सबसे पहले बालू रखिए, फिर गिट्टी रखिए, फिर सीमेंट रखिए, फिर फावड़े से 2 बार इधर उधर पलटिए। सारा चीज डिटेल में दिया रहेगा। 1 मीटर से अधिक ऊंचाई से मत गिराइए, इस तरह का पानी यूज करिए। इसी तरह का सभी में देगा, ब्रिक मशीनरी में भी देगा। जो ईंटें होनी चाहिए कोरे एकदम प्लेन होनी चाहिए, कोरे फूटे नहीं होने चाहिए, सतहें एकदम साफ होनी चाहिए, उसके अंदर होमोजेनियस सरफेस होनी चाहिए। यानी सभी मटेरियल के बारे में डिटेल में बताएगा, इसलिए इसका नाम है डिटेल। इसको क्या कहते हैं? इसी में ड्राइंग में लिख दिए थे, लेकिन उसमें मोटा सा पेज आता है जो कि सारा लिखा रहता है। हाँ, क्या लिखा रहता है आपका? सारा लिखा रहता है। देखिएगा, यही होता है आपका डिटेल स्पेसिफिकेशन। डिटेल स्पेसिफिकेशन में पूरी संरचना या भवन का एस्टिमेट बनाने में सहायता होती है। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, एस्टिमेट बनाने में सहायता हो गई, क्योंकि स्पेसिफिकेशन देखें हम, रेशियो इसी में रहता है। जनरल स्पेसिफिकेशन के साथ प्रत्येक आइटम की डिटेल स्पेसिफिकेशन दी जानी चाहिए। डिटेल स्पेसिफिकेशन में निर्माण कार्य की विभिन्न आइटमों का ब्यौरा दिया जाता है। विभिन्न आइटम, पीसीसी, सीसी, आरसीसी, एलसीसी, डीपीसी, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? प्लास्टर वर्क, वुड वर्क, पेंट वर्क, सैंड फिलिंग, सारा आइटम, सब आइटम है। आइटमों का ब्यौरा दिया जाता है जिसमें सामग्रियों की श्रेष्ठता बताया ना, सामग्री, मटेरियल, ईंट इस क्वालिटी का, गिट्टी इस क्वालिटी का, परिमाण इतना संख्या लगेगा, अनुपात तो उसमें भी दे रहे थे, अनुपात तो जनरल में भी ऊपर ऊपर लिखा, अनुपात भी लिखा रहेगा। इन्हें तैयार करने की विधि तथा तैयार करने की विधि, मशीन से तैयार करना है, हाथ से तैयार करेंगे तो कैसे मेथड से तैयार करेंगे। ऐसा ना हो पहले पानी देखेंगे आप, मसाला कैसे बनता है? मसाला सबसे पहले सीमेंट बालू को एक साथ मिलाते हैं,
उसके बाद उसके बीच में गड्ढा करते हैं, फिर पानी डालते हैं, ऐसा ही तो बनाया जाता है। ऐसा कोई ना हो बालू को गड्ढा कर ले, फिर उसमें पानी मिलाए, फिर ऊपर सीमेंट मिलाए, नहीं। तो उसकी विधि, सबको तैयार करने की विधि है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि कंक्रीट बनाएंगे तो मशीन में क्या क्या पहले डालेंगे, हाथ से बनाएंगे तो क्या क्या पहले मिक्स मिक्स करेंगे, तो सबका विधि होता है, ठीक है, सारा उसमें लिखा रहेगा। कार्य कुशलता का ब्यौरा होता है, कार्य कुशलता की मतलब कि लेबर लेबर भाई कंक्रीट रखेगा तो कैसे रखेगा, ऐसा ना हो ऊपर से पटक दे तो पूरा मोटे मोटे बाहर चले जाएं। तो कार्य कुशलता, किस तरह का कार्य करना है। इसके अतिरिक्त डिटेल स्पेसिफिकेशन में प्रत्येक मद का अलग अलग वर्णन विस्तार पूर्वक होता है। हाँ, बताया था ना, विस्तार पूर्वक अलग अलग आइटमों के वर्णन किया जाता है। तो ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, फिर आता है आपका तीसरा रेट। अरे रेट ज्ञात रहेगा तभी तो गुणा करेंगे कि सीमेंट इतना बोरा इस रेट से 500 रुपए प्रति बोरा, जल्दी ही होगा। तो रेट, बिना रेट का तो हम एस्टिमेट निकाल ही नहीं पाएंगे। मटेरियल का रेट, लेबर का रेट, सारा रेट हमको चाहिए, ठीक। तो रेट, अब रेट कई तरह का होता है। क्या होता है, रेट कई तरह का होता है, हम रेट एनालिसिस में पढ़ेंगे। रेट कई तरह का होता है, सरकार के लिए अलग रेट, हमारे लिए अलग रेट, ठीक है। एस्टिमेट तैयार करते समय किसी मद की लागत ज्ञात करने के लिए इसके परिणाम इकाई को, मतलब कि इसके क्वांटिटी को इकाई दर से गुणा किया जाता है। जैसे कि 10 बोरा क्या लगा आपका, सीमेंट लगा, तो एक बोरे का 400 रुपए, इकाई दर से क्या किया, हम गुणा किया, निकालते थे। यह इकाई दर सदा समान नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं समान रहता, सबको पता है। यह समय समय पर डिमांड और सप्लाई के कारण बदलती रहती है। विभिन्न क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में एक ही मद की दर भिन्न भिन्न हो सकती है ना, जानते हैं आप। तो ये था आपका आज का एस्टिमेट, और एस्टिमेट से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। तो देखिए, एस्टिमेट को बता रहे हैं कि देखेंगे, हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम चाहकर भी ज्यादा नहीं बता सकते, ये मेरी मजबूरी है, लिमिट है, क्योंकि अभी हम ज्यादा बताएंगे तो आपको बोर होने लगेगा। लेकिन हम बता रहे हैं रेट, रेट कई तरह का होता है, 5-6 तरह का रेट होता है। हम रेट की यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको आगे करेंगे ना, रेट डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप पैसा भी निकाल नहीं रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि निकालने में यूज किसका किसका होगा। यदि अब किसी को जाना है तो जा सकता है, अब आगे नहीं पढ़ाने वाला, एक भी स्लाइड नहीं है। हम कुछ बता रहे हैं, कुछ मतलब कि आज देखिए मेरा पर्पज, हम आते हैं एक बात नहीं करते, आते ही फोकस करते हैं इस पे, पढ़ाना शुरू, फिर क्या होता है हम पढ़ा के मतलब लास्ट में कुछ बातें कर लेते हैं जो कि आपके फायदे की बात होती है। क्या कर रहे हैं कि हाँ, कुछ जैसे कि हम बता, बीच में भी एक दो बार बताए थे, कुछ टॉपिक स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है इतना ही है, स्पेसिफिकेशन चैप्टर ही है सबके लिए। जैसे कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल के लिए हम स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर वाल के लिए हम स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, प्लास्टर वर्क के लिए स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, पीसीसी वर्क के लिए स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, डिटेल स्पेसिफिकेशन और जनरल स्पेसिफिकेशन हमको लिखना है 3-4 पेज का। हम उसमें समझेंगे डिटेल में कैसे होता है। जो रेट अब समझेंगे, रेट एनालिसिस में, रेट को कहाँ समझेंगे, रेट एनालिसिस में समझेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, ये भी एक चैप्टर है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर को हम कहाँ समझेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर को कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में समझेंगे। तो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब मोटे बताए हैं। बाकी जब हम आपको पूरा एस्टिमेट खत्म करेंगे ना, खत्म क्या, एस्टिमेट पढ़ाते हुए रहेंगे तो आपको फील होता रहेगा, अच्छा शुरू शुरू में सर बताए थे स्पेसिफिकेशन, अभी उसको बता रहे हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। शुरू शुरू में कहे थे सर कि किराया निर्धारण वाला बताएंगे, अभी क्लियर हुआ। शुरू शुरू में कहे तो सर के प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति बताएंगे, अभी वो क्लियर हो रहा है। तो हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये अभी जो पूरे बुक का समराइज करके दे रहा है, क्योंकि आगे आप एस्टिमेट बनाएंगे, अभी 3-4 चैप्टर बाद आप एस्टिमेट बनाएंगे। अब वो एस्टिमेट कैसे बनता है उसको हम अभी सीख रहे हैं, अभी हम थियरी में सीख रहे हैं। तो थोड़ा कुछ टर्म आते हैं जिसको डिटेल में नहीं बता सकते, यदि डिटेल में बताएंगे ना तो फिर एक खत्म ही नहीं होगा, आपको बोर होने लगा। बाकी हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और पुराने मेरे लाल हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, जिससे हम पढ़ करके
खुश हो सके। जैसे ठीक है, आप पढ़ के यहाँ से खुश होंगे, हम कमेंट को पढ़ के खुश होते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप ऑफ एस्टीमेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।